आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम पीओ डीपीटी चैनल। इंस्पेक्टर ऑफ एग्जाम की तैयारी के लिए आपका भरोसेमंद साथी। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। तकरीबन 10 से 15 नंबर का महत्व रखता है यह एक्ट इन पेपर 3 ऑफ आईपीओ एग्जाम। अगर आप भी इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बनना चाहते हैं और इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि सबको इसका फायदा मिल चले। चलिए अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 है। अब इससे पहले की वीडियो मैंने करप्शन एक्ट पे भी बना रखी है जो कि था 1988 पे, तो ये उससे 3 साल पहले बना था 1985 में। और उसको मैंने लर्न करने का आपको मैजिकल नंबर बताया था, उसका मैजिकल नंबर था 9। पर इस चीज को कैसे याद रखेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये क्या है, आप एक तरह से एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है। पहले हम इसकी हिस्ट्री समझते हैं यहाँ से। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 42th अमेंडमेंट 1976 था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो कि 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट हुआ था, हमारा रिपब्लिक डे होता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन को धीरे कभी ना कभी जरूरत के हिसाब से अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। तो वो अमेंडमेंट जब हम करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर ईयर होता है। लाइक 2019 में अगर हम बात करें तो धारा 370 हटी थी, हमें पता है। उसी तरह 1976 में बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए 1976 की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इतनी अमेंडमेंट्स आज तक किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई। इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये एक 42 अमेंडमेंट थी, 42 मतलब 42 फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी तरह 42 नंबर पे की गई है, जो 1976 में है। इसको एक और वे है लर्न करने का, 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6 बनेगा, और ये 1976 में भी जो लास्ट डिजिट है वो 6 है, यानी कि 1976 में 42th अमेंडमेंट की। उसमें एक पार्ट 14A ऐड किया। ए है, आपको पता चलता है कि वो एक्स्ट्रा पार्ट बाद में ऐड किया गया। पहले 14 के बाद 15 आता था, लेकिन अब 14 के बाद 14A आता है। 14A में एक आर्टिकल 300, इसी तरह 14 में 323 था, इसमें एक और ऐड किया गया 323A, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 उसके अंडर बना है। अब उसमें क्या है कि इसका मतलब है कि कोई भी मैटर है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो नॉर्मल कोर्ट्स पे नहीं लड़ा जाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में लड़ा जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जितने भी मुद्दे होते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होते हैं, उसकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है या उसकी सर्विस कंडीशन से रिलेटेड है, उन मुद्दों को हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे या किसी कंज्यूमर कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे। उन मुद्दों को देखने के लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बना दी, जो कि मोर और लेस इक्वल टू हाई कोर्ट ही है, और उस कोर्ट का नाम कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। हम जनरली अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ पर हम कहते हैं कि हम कैट में केस कर देंगे। कैट का मतलब क्या है, यही है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट केस। तो क्या होता है, मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट है, मान लीजिए आप एक पोस्टल असिस्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपकी सर्विस कंडीशन, मान लीजिए एक मैटरनिटी लीव की ही बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो मैटरनिटी लीव प्रोवाइड की गई है वो गलत है या वो आपको दे नहीं, तो आप ये मुद्दा लेके अपने कैट के पास जा सकते हैं। लेकिन बेशर्ते, मतलब इसके लिए एक शर्त है कि सीधा आप कैट के पास नहीं आएंगे। क्या आप कोई भी केस हाई कोर्ट के पास सीधा लेके जाते हैं? नहीं। कोई नॉर्मल केस भी होता है, आप पहले उसको एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे लेके जाते हैं, जहां पर आपका डिसाइड होता है, और उसकी अगर आपके वो फेवर में नहीं है तो उसकी अपील आप हाई कोर्ट में करते हो, और हाई कोर्ट के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक चैनल बना गया है जिसके थ्रू हम एक जस्टिस के लिए मांग करते हैं। उसी तरह अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या कोई भी पब्लिक ड्यूटी करने वाला बंदा है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर उसको कोई भी कंडीशन, कोई भी दिक्कत है, तो वो कहां जाएगा? तो सबसे पहले वो अपनी जिस अथॉरिटी के अंडर है वहां जाएगा, वहां उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको मैटरनिटी से दिक्कत आती है तो आप अपने डिवीजन से जो उसकी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसको लिखोगे, नहीं है उसके ऊपर की अथॉरिटी की लिखोगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये आपका इस डिपार्टमेंट केस सॉल्व नहीं कर पा रहा, आपको जस्टिस नहीं दे पा रहा, तो आप उस डिसीजन को कैट में लेके जाओगे। तो कैट आपकी सीधा कभी भी एंट्री नहीं करेगा। मान लीजिए आपने मैटरनिटी लीव ली और आपने कहा कि मुझे सैंक्शन नहीं की, सीधा कैट नहीं, आपको एक अपील उसी अथॉरिटी को करनी है पहले। तो यही कंडीशन है कैट में कि सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आप सारी जगह हार चुके हैं, हताश हो चुके हैं, आप अपनी अथॉरिटीज डिपार्टमेंट से हताश हो चुके हैं, हर चैनल से आपको जस्टिस नहीं मिला, तो तब आप कैट को अप्रोच करोगे। ये पूरा एक्ट इसी पे ही डिपेंड है। ये मेन कंडीशन है कि आपने कैट पे कब अप्रोच करना है। तो
मुद्दे पे आते हैं, शुरुआत करते हैं कैट की दोबारा से। तो हम यहाँ पर कैट की नहीं बात करेंगे क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट है तो इसी तरह हम कैट होता है। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते, लेट्स से हरियाणा गवर्नमेंट के, तो हमारे लिए होता सेट यानी कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो हरियाणा गवर्नमेंट का हो सकता है। इसी तरह अलग अलग होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 1985 में बना, ये काइंड ऑफ हाई कोर्ट ही है। थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री कहता है कि ये 13th था 1985 का। ये कौन सा एक्ट था? 13th एक्ट था, 1 and 3। अब 1 and 3 लर्न करेंगे इसको। अगर आप 8 और 5 को प्लस करोगे तो इट विल बी 13। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आपको हमेशा इस ईयर में से ही अपना नंबर निकालना है, कौन सा एक्ट है। जैसे करप्शन एक्ट में 1988 था, उसमें हमने मैजिकल नंबर 9 लेके 49 निकाला था। इसी तरह 1985 में 85 से हमने कौन सा एक्ट निकाला है? 13th, 8 + 5। और ये कौन सा एक्ट था रिपब्लिक का? 36। ये आपको कैलकुलेशन करनी ऑलरेडी करप्शन एक्ट में सिखाई थी। जिनको नहीं पता है कि ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो करप्शन एक्ट की वीडियो को देख सकते हैं। ये 1950 से माइनस करके हम कैसे निकालते हैं इसमें। इसको जो असेंट मिला था, यानी कि कोई भी अगर एक्ट बनता है तो लोकसभा राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट उसको साइन करता है, तब उसको असेंट माना जाता है, तब पास किया माना जाना है। तो कब पास हुआ था? ये 27 फरवरी 1985 को। लेकिन क्योंकि इसमें क्या था, कई बार कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जिनकी इंप्लीकेशन तुम एकदम से नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब ये एक्ट बना तो उसके अंडर लिखा गया था ऐसे कैट होना चाहिए, एक सेट होना चाहिए, उसमें ये मेंबर्स होंगे, वो मेंबर्स होंगे। तो जब प्रेसिडेंट साइन कर देगा, क्या एकदम से वो सब बन जाएगा? तो नहीं। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन की डेट बताते हैं भाई, तब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करते हैं उसका। आप एक एप्लीकेबल एक डेडलाइन दे देते हैं कि इस दिन से एक्ट अप्लाई होगा। प्रेसिडेंट ने साइन किया 27 फरवरी को और उसने बता दिया कि 1 जुलाई 1985 से, यानी कि मिड ऑफ दी 1985 से ये अप्लाई होगा, 1 जुलाई 1985 से। जो पावर्स होंगी वो 1 नवंबर से मिली जाएंगी, जो इस एक्ट में है। धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, लेकिन पेपर में इन दोनों में से दोनों डेट्स आती हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट कब असेंट मिली उसको। तो इसमें आपको 27 फरवरी भी ऑप्शन मिलेगा और 1 जुलाई भी मिलेगा। तो आंसर होगा 27 फरवरी। और जब हम कहेंगे कब फोर्स में आया क्लेमिंग फोर्स, तो 1 जुलाई 1985 में। क्लियर? तो इसमें हम टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे। चैप्टर 1 एज यूजुअल प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 एस्टैब्लिशमेंट, चैप्टर 3 मतलब कौन एस्टैब्लिशमेंट है कि कौन से ट्रिब्यूनल्स हैं। यहाँ पर देखिए द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यहाँ पर टी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप टी लिखोगे, आप देखोगे ऊपर हिंट लिखा है 3T, मतलब 3 तरह के ट्रिब्यूनल है इसमें। एक होता है सेंट्रल, आपको बता देता हूँ एक बार मुद्दे पे फिर पीछे होते हुए, कि एक है कैट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वालों के लिए, ठीक है। दूसरा ट्रिब्यूनल स्टेट गवर्नमेंट वालों के लिए, सैट। एक होता है ज्वाइंट ट्रिब्यूनल, 2 और मोर स्टेट्स का एक ही बना दिया। जैसे हरियाणा, अब ले लीजिए छोटे 2 स्टेट्स का एक बना दिया, उसको कहेंगे ज्वाइंट ट्रिब्यूनल, जेटी, ठीक है। तो उसको कहेंगे ज्वाइंट ट्रिब्यूनल। तो 3 तरह का कैट, सैट एंड जेटी, यानी कि ज्वाइंट ट्रिब्यूनल। तो हम 3T, इसका मतलब 3 तरह के ट्रिब्यूनल इस एक्ट में कवर है, इसलिए इसको 3T कहते हैं। 3 ट्रिब्यूनल। और ट्राई का मतलब भी होता है ट्राइब्यूनल, मतलब तो आपको पता ही है कि एक कोर्ट है। और ट्राई का मतलब होता है 3, हम कहते हैं ट्राई साइकिल है, 3 पहियों वाला साइकिल, इसलिए ट्राई से आप याद रख सकते हो कि 3 ट्रिब्यूनल्स, ट्राई ट्रिब्यूनल्स, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल दोबारा से आएंगे। चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी, जिसमें 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, 2, 3। सेक्शन 1 कहते हैं कहाँ अप्लाई होता है, सेक्शन 2 कहते हैं कहाँ नहीं अप्लाई होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जनरली जितने भी एक्ट्स होते हैं, सेक्शन 2 हमेशा और हमेशा डेफिनेशंस को बताता है, सेक्शन 2A, 2(1), 2C, 2(3). लेकिन इस चैप्टर में सेक्शन 1 है एप्लीकेबिलिटी एज यूजुअल, सेक्शन 2 है नॉन एप्लीकेबिलिटी, कहाँ अप्लाई नहीं होता है एक्ट, और सेक्शन 3 डेफिनेशन का है। तो इसलिए आपको मैंने ये करवाया था कि सेक्शन 3 अगर आपको पता हो। और वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर एक और तरीका लर्न करने का कि सेक्शन 3 डेफिनेशन से कैसे रिलेटेड है, हमने पढ़ा था ट्राई ट्रिब्यूनल मतलब 3T, 3 तरह के ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन भी बाय डिफॉल्ट 3T में ही है, सेक्शन 3 सब सेक्शन T में। अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने आपको लिखा है सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 3 में ट्रिब्यूनल कवर है। ठीक, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, इसका मतलब कि कौन कौन से ट्रिब्यूनल है, वहां पर कौन कौन बैठेगा, दैट इज कैट, सेट और मैट। फिर इनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज है, वो है। फिर है चैप्टर नंबर 4 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 के बाद चैप्टर नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रोसीजर, कोई भी केस कैसे आता है और कैसे लड़ा जाता है। और चैप्टर 5 है मिसलेनियस, कि मिसलेनियस में है कि और कुछ चीजें जो इस एक्ट में लिखी है इंपॉर्टेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि अगर कुछ एक्ट में कोई चेंजेस करनी है तो वो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। या कुछ स्पेसिफिक अगर वो क्योंकि अगर कोई सेट से रिलेटेड है, कोई भी ऐसा रूल है, तो वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या, जहां जहां एजीएम वो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इट कैन बी अ स्टेट गवर्नमेंट, इट कैन बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुछ भी पावर टू मेक रूल्स है दोनों के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास भी है। मान लीजिए सेट है, तो सेट में कुछ कैट है और सेट है। कैट में बंदे जो ट्रिब्यूनल चला रहे हैं जजेस और के अलावा कुछ और भी होंगे, स्टेनोग्राफर से, उनकी सैलरीज क्या होंगी, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगा। लेकिन सेट में कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल। उस केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास भी पावर्स हैं, वो डिसाइड कर ले अपना केस कि उसको कितना देना है अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से। इसलिए यहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखा है, यानी कि अगर यहाँ स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। एक और है कि जितनी की, क्योंकि एक
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, यानी कि सिविल कोर्ट का काम करता है। तो इसकी जो प्रोसीडिंग है वो आईपीसी यानी कि इंडियन पैनल कोड के 1860 के सेक्शन 193, 219, 228 ये 3-4 बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। क्योंकि ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद रखने पड़ेंगे। कैसे याद रखना है ये आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको मैं बताऊंगा, हमारे पेड चैनल्स में अवेलेबल है। तो देखिए, सबसे पहले सेक्शन 1 कहाँ अप्लाई होता है। मैंने आपको बताया कि कोई भी रिक्रूटमेंट या सर्विस कंडीशन से रिलेटेड मैटर है तो यहाँ पर डील होगा, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, वो सिविल पोस्ट सर्विस से भी रिलेटेड हो सकता है, ऑल इंडिया सर्विस से भी रिलेटेड हो सकता है, ये डिफेंस की जो सिविल पोस्ट है उससे रिलेटेड हो सकता है, वो इंडिया के अंदर है, इंडिया के बाहर, इट डजंट मैटर। और हियर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, कंपनी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पर क्या आर्मी की रिक्रूटमेंट डील होगी? नहीं डील होगी, क्योंकि सिविल की है। लेकिन जो सिविलियन पोस्टें हैं उनकी होंगी, डिफेंस में कुछ सिविलियन पोस्टें भी हैं उनकी होगी, सिविल जो भी काम होगा उनकी होगी। कहाँ अप्लाई नहीं होता, आपको बता दिया, आर्मी पे नहीं होता। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट उनके कोर्ट से रिलेटेड है, वो सर्विस मैटर इसमें नहीं आते, उनके अपना कोर्ट जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वहीं होता है। कहने का मतलब है तो ये सिविल पोस्ट एक तरह की इनकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इन पे कवर नहीं होगा। इसी तरह सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट पे भी ये अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? 3 एप्लीकेशन है कि कहाँ नहीं अप्लाई होता। सेक्शन 3 पढ़ेंगे अब डेफिनेशन पे। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? पहले है व्हाट इज ट्रिब्यूनल, तो इस एक्ट के हिसाब से 3 तरह के ट्रिब्यूनल होती है 3T में, वो मैंने आपको पढ़ा दी। अब इसके आगे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड लगा लोगे तो वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर अ स्टेट और ज्वाइंट ट्रिब्यूनल फॉर 2 और मोर स्टेट्स, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी? कैट और ज्वाइंट ट्रिब्यूनल के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और सैट के केस में पर्टिकुलर वो स्टेट गवर्नमेंट। पंजाब है तो पंजाब का, पंजाब हरियाणा का एक ही कोर्ट बना रखा है केस करने के लिए, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। सर्विस मैटर, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्यों जा रहे हैं कैट में या सेट में? तो इसलिए मैं क्योंकि प्रॉब्लम है सर्विस मैटर से रिलेटेड, या आपकी रेम्यूनरेशन से रिलेटेड है, या आपकी लीव से रिलेटेड है, या पेंशन से रिलेटेड है, सीनियरिटी से रिलेटेड है, टेन्योर, रिटायरमेंट, डिसिप्लिनरी एक्शन, लीव्स एक्सेट्रा, ये सारे मैटर्स जो हैं दिस इज कॉल्ड सर्विस मैटर। ये पेपर में पूछा जाता है कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 3 क्यों मतलब है कि क्यों हम जा रहे हैं, तो सर्विस मैटर में प्रॉब्लम होती है तभी हम जाते हैं। रिक्रूटमेंट और सर्विस मैटर, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता करनी है, जो हमें करना है। पेपर में पूछ लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है क्यों हम कैट में जा रहे हैं, तो रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन से रिलेटेड, और कहां पर ये कवर है? सेक्शन 3Q में सर्विस मैटर की डेफिनेशन है। क्लियर? नेक्स्ट हम करेंगे आगे सेक्शन 4, 5 जो कि है चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था, अगर आप देख पा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 में ग्रीन कलर उठा लेते हैं थोड़ा सा। तो चैप्टर नंबर 2 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, कैसे एस्टैब्लिशमेंट है, क्या क्या बंदे होते हैं उसमें, और उसका बेंच यानी कि वहां पर जो जजमेंट करने वाले हैं वो कितने लोग होते हैं जो पर्टिकुलर केस को देखेंगे एक को, तो ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 4 और 5 में। सेक्शन 4 कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, कौन एस्टैब्लिश करेगा? सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी कैट को, सैट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन उस केस में करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट ने अप्लाई किया कि तुम हमारा बना दो। और ज्वाइंट ट्रिब्यूनल क्योंकि 2 स्टेट से रिलेटेड है तो उस केस में लड़ाई हो जाएगी, तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट सारे मैटर खुद करती है। क्लियर? ओवरऑल कंट्रोल रूल सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है ज्वाइंट में। व्हाट इज कैट? फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, सैट फॉर स्टेट गवर्नमेंट, और ज्वाइंट ट्रिब्यूनल 2 और मोर स्टेट्स यहाँ पर है। एक्सेप्शन, सैट के मेंबर्स कैट के मेंबर्स होंगे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे। कई बार कुछ चाहिए कि वहां पर कैट बनाना है, तो वहां पर वो सैट के जो मेंबर्स है उसी को कैट के मेंबर्स को गिन सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है। इसी तरह अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना सैट बनाए तो कौन कौन से मेंबर्स रखे, तो जो वो कैट बना हुआ है उसके मेंबर्स को वो सैट मेंबर्स गिन सकती है। क्लियर? उसके बाद है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब है कि कौन कौन से कंपोजिशंस रहेंगी, कितने बंदे होंगे। पहले था कि कौन बनाएगा और कितने बंदे होंगे, ये हम देखेंगे सेक्शन 5 में। एक चेयरमैन होगा पूरे ट्रिब्यूनल में, कुछ AM होंगे और कुछ JM होंगे। ठीक है, कुछ AM मेंबर्स होंगे और कुछ JM मेंबर्स होंगे। J मतलब है जुडिशरी देखेंगे, A मतलब है एडमिन। ठीक है, तो कुछ एडमिन से रिलेटेड मेंबर्स होंगे और कुछ जुडिशरी से रिलेटेड मेंबर होंगे, क्योंकि देखिए लीगली क्या चल रहा है वो एक लॉयर को पता होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब है कि उस गवर्नमेंट में क्या रूल्स होते हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बंदे को पता होगा। इसलिए इसमें कुछ AMs है और कुछ JMs है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट डीम्स फिट उतने रखेगी, इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट। एक बेंच में ये नहीं है कि 2 AM बिठा दिए और जज वाला कोई बंदा ही नहीं, सॉरी लीगल वाला बंदा ही नहीं, तो इसलिए मिनिमम बेंच जो होगा वो 2 बंदों का होगा, 1 AM और 1 JH। 1 बेंच में हैव 2 मोर देन दिस, मतलब 2 से ज्यादा हो सकते हैं इफ चेयरमैन डीम्स फिट। प्रिंसिपल बेंच कैट का दिल्ली में है मेन ब्रांच, और सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी सैट के केस में स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कोलकाता, चेन्नई, बॉम्बे, हैदराबाद वगैरह में अदर बेंचेस भी हैं। टोटल इसके 19 बेंचेस है, कहने का मतलब है 19 जगह पे कैट है। अगर आपको ये दिक्कत आ रही थी कि यही समझ नहीं आया एक्सेप्शंस, तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए इलाहाबाद में एक कैट का बेंच है, राइट। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो यूपी में एक सैट भी होगा, यूपी का अपना सैट, यूपी में एक कैट भी है, तो 2 एक तरह से ट्रिब्यूनल है। तो इस केस में 2 ट्रिब्यूनल डिफरेंट बनाने की बजाय यूपी गवर्नमेंट कहती है कि आप ऐसा करो, हमारे जितने भी मेंबर होंगे यानी कि यूपी गवर्नमेंट सैट की, वो कैट वाले मेंबर्स जो इलाहाबाद बेंच के वही होंगे। तो वो ये मतलब है इस चीज में, इसका मतलब ये है। क्लियर?
एक ये है कि चेयरमैन के पास क्या पावर है। चेयरमैन कैन बी एएम और जेएम। जो चेयरमैन होगा वो एक एडमिन से रिलेटेड बंदा भी हो सकता है या एक लॉयर से रिलेटेड, यानी कि वो जुडिशरी से रिलेटेड भी हो सकता है। वो एक्ट एज अ जेएम और एएम इन अदर बेंच में भी कर सकता है। मे ट्रांसफर वन मेंबर फ्रॉम वन बेंच टू अनदर। एक मान लीजिए एक बंदा कोई केस देख रहा था, किसी का कोई जज किसी का केस देख रहा था, अब अगली सुनवाई के लिए भी वही जज की मेंबर होता है, लेकिन वो चाहे उसको हटा के कोई और मेंबर भी रख सकता है। मे ट्रांसफर मेंबर यानी कि एएम जेएम जो बेंच में बैठे हैं उनको एक बेंच से दूसरे बेंच यानी केस दे सकता है, दूसरा केस शिफ्ट कर सकता है उस बंदे को। सेक्शन 25 आगे पढ़ेंगे, इसमें लिखा ट्रांसफर केस, बट ट्रांसफर केस फ्रॉम वन बेंच टू अनदर, बट सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस टू डिफरेंट बेंचेस। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है। टेक डिसीजन वेदर बिजनेस फॉल अंडर प्रीव्यू और बेंच। किसी बेंच में आ रहा है डिसीजन लेने के लिए, ये चेयरमैन ही डिसाइड करेगा। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 पब्लिक सर्वेंट यानी कि चेयरमैन एएम अदर ट्रिब्यूनल ऑफ स्टाफ। ये पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है। तो सेक्शन 6 हम पढ़ेंगे। सेक्शन 6 क्या है कि उसकी पावर्स क्या है बेसिकली। जो अगर हम देखेंगे, ये देखिए चैप्टर नंबर 3, इसमें हम पढ़ेंगे ये कैट से रिलेटेड, सेट से रिलेटेड और सेक्शंस जूनियर ज्वाइंट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। सेक्शन 6 कहता है कि चेयरमैन कौन होगा, वो हाई कोर्ट का कोई जज होगा जो हाई कोर्ट में जज रह चुका है, या कोई भी एएम जेएम जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। क्लियर। उसमें से एक बंदा जज बना देंगे चेयरमैन, और 2 मेंबर्स होते हैं एएम एंड जेएम। एएम क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि वो सेक्रेटरी, मतलब कोई गवर्नमेंट का सेक्रेटरी रहा हो, या 5 साल एडिशनल सेक्रेटरी या सिमिलर रैंक का रहा हो। इसी तरह जेएम में लिखेंगे हाई कोर्ट का या तो जज हो, क्योंकि वो जुडिशरी से रिलेटेड है तो वो हाई कोर्ट्स में होगा, जुडिशरी जज हो। 2 साल का सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट इन लीगल अफेयर, क्योंकि लीगली ऑब्वियसली लॉयर वाला टाइम है। इस तरह 5 ईयर्स ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी। अपॉइंटेड बाय कैट का प्रेसिडेंट जो है यानी चेयरमैन है, वो कौन अपॉइंट करेगा, ये अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट यानी कि अपना राष्ट्रपति विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस से रिलेटेड। क्लियर। और प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड सेट का केस में। वाइस चेयरमैन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। क्लियर। टेन्योर 5 ईयर 68 ईयर्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव के केस में 65 ईयर्स है। 5 + 5 2 बार टेन्योर ले सकता है, मैक्सिमम 10 ईयर टेन्योर। अगर रिजाइन करना है चेयरमैन को 3 मंथ्स का नोटिस देना है पहले। रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट कर सकता है आफ्टर इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। सर्विस कंडीशन सेम है हाई कोर्ट की जज की तरह। री एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड में कैट में आप नहीं अप्लाई कर सकते, सेट में नॉट अप्लाइड, बट कैन चेयरमैन और मेंबर ऑफ कैट एंड अनदर सेट। क्लियर। अगर आप एक बार चेयरमैन बन जाते हो, क्या आप दोबारा से चेयरमैन बनोगे? नहीं, क्योंकि इसका 5 साल का टेन्योर है। क्लियर। ये चीज ये कह रहा है, क्या आप री अपॉइंट हो जाओगे एज अ नो? ठीक है, तो लिखा नॉट। सेट के केस में भी आप नहीं, मान लीजिए आप पंजाब सेट में हो, पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में हो, तो आप दोबारा से चेयरमैन नहीं अप्लाई कर सकते पंजाब में। लेकिन आप पंजाब में मान लीजिए एक कैट का बेंच है, तो दूसरे ट्रिब्यूनल में आप बन सकते हो, या आप हरियाणा सेट में जाके बन सकते हो। तो यही मतलब है कि सेट में आप दोबारा से नहीं रिम्प्लॉय होगे, बट यू कैन बी अ चेयरमैन और मेंबर ऑफ कैट और अनदर सेट। अनदर मतलब है पंजाब में थे पहले, अब आप हरियाणा में जा रहे हो तो अलाउड है। तो ये एएम और जेएम का केस हम पढ़ रहे थे ऊपर। तो एएम जेएम के केस में नॉट अलाउड बट कैन बी चेयरमैन ऑफ सच ट्रिब्यूनल। यहां पर है कि आप दोबारा से एम्प्लॉय हो सकते हो, नहीं, बट कैन बी अ चेयरमैन ऑफ सच ट्रिब्यूनल और चेयरमैन मेंबर ऑफ अनदर ट्रिब्यूनल। क्लियर। आप चेयरमैन बन सकते हो, आगे प्रमोट हो सकते हो। क्लियर। या किसी और में जाके प्रमोट हो जाओ, या एएम जेएम में रहो किसी और में। क्लियर। आगे हम पढ़ेंगे कैट के बारे में बेसिक चीजें हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसीजर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर में। इसमें 2 या 3 क्वेश्चंस आने के पूरे चांस हैं। सेक्शन वाइज लर्न कराएंगे। देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और हमारे पेड वीडियोस के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। शुक्रिया देखने के